हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आईआईटी का 2020 के मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो सोल्व करने स्टार्ट करेंगे हम। जो आज की क्लास में हम करेंगे 7 जनवरी 2020 में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आईआईटी का, तो उसका पेपर हम सोल्व करेंगे। अब जो अब ये सीरीज़ वीडियोज़ की जो सीरीज़ चलेगी, इसके अंदर आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनको सोल्व कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम के आप अगर पिछले 7-8 साल के पेपर अगर आप कर लेते हो अच्छे से समझ के, तो लगभग मान के चलो सिलेबस ही कवर हो जाता है काफ़ी कुछ। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको। देखो, 2020 में जो हमारा जनवरी पेपर आया था, पेपर आपके सामने है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगी। 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, 2 सेक्शन होते हैं। एक के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर 1/4 की, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक सेक्शन जो दूसरा होता है उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस नहीं होता, वो सीधा 1 मार्कर या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, उसका आंसर देना होता है। आगे की इंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे हम, पर पहले 20 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको पिक कर लेता हूँ मैं। इस पेपर की पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी। आप पीडीएफ अपने सामने रख के फिर इस वीडियो को देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो होमोजीनियस दी हुई है। होमोजीनियस वो वाली इक्वेशन होती है जहाँ पे कांस्टेंट जीरो होता है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर दो केस अराइज होते हैं। एक तो होता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल हो जाए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। दो ही केस होते हैं इसके अंदर। ये वाला जो केस होता है, इस वाले केस को बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। इस वाले केस के अंदर होते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला जब केस आता है, इस वाले केस के अंदर एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो होते हैं, जीरो सॉल्यूशन होता है। नॉन जीरो का मतलब कम से कम कोई एक नॉन जीरो हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई दो वेरिएबल जीरो पर एक जरूर नॉन जीरो मिलेगा, उसका मतलब है नॉन जीरो। और जीरो सॉल्यूशन का मतलब सारे ही जीरो हो। और ये तो यूनिक ही हो गया, इसके अंदर तो इनफाइनाइट होंगे ही नहीं। और इसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर जितना थोड़ा बहुत बेसिक पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो के अंदर या आने वाली वीडियोस के अंदर बेसिक भी बताया जाएगा, ताकि उसके आसपास के क्वेश्चन भी आपके हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है लीनियर इक्वेशन का। मैट्रिक्स में से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स टॉपिक में से आईआईटी में बहुत आता है ये। तो देखते हैं इसको क्या दे रखा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है नॉन जीरो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। ये आ जाएगा हमारे पे यहाँ पे टू ए। बस असली चीज़ कंडीशन ही थी, उसके बाद बस आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है। और जो गिवन कंडीशंस है उसमें से हम देखते हैं कौन से वाला जो गिवन ऑप्शंस है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जीरो के इक्वल है, ये मेन चीज़ है। बस इसके बाद आप अपने अपने मेथड से इसको सोल्व करोगे। मुझे जो ठीक लग रहा है फिलहाल मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे टू कॉमन लेके हटा देते हैं। अब डिटरमिनेंट चाहे इसको डायरेक्ट भी आप एक्सपेंड कर सकते थे। टू कॉमन ले लिए तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा। टू कॉमन आ जाएगा डिटरमिनेंट से, जीरो की तरफ जाके जीरो हो जाएगा। तो पर फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व कर सकते हो। इक्वल टू जीरो विच गिव्स, यहाँ से आ जाएगा। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, R1 पे अप्लाई कर देते हैं, R1 माइनस R2। आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R2 पे R2 माइनस R3
विच गिव्स, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2a माइनस 3b आएगा, यहाँ पे a माइनस b आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पे 3b माइनस 4c आएगा, यहाँ पे b माइनस c आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 4c आएगा, यहाँ पे c आएगा इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करने पे आ जाएगा 1 2a माइनस 3b इंटू b माइनस c माइनस 3b माइनस 4c a माइनस b इक्वल टू 0 के इक्वल है ये, विच इम्प्लाइज, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2ab माइनस 2ac माइनस 3bc, एक मिनट, 3b स्क्वायर, सॉरी, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ab प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस 4ac और ये आ जाएगा माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, 3ab स्क्वायर से 3ab स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा अब सोल्व करते हैं, ab ये आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा माइनस ab और आ जाएगा ac प्लस 2ac माइनस bc इज इक्वल्स टू 0 विच गिव्स 2ac इज इक्वल्स टू ab प्लस bc। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो, और ये विच इम्प्लाइज abc से डिवाइड कर देते हैं, abc, ये तो आइडिया लग गया कि कुछ ना कुछ AP से रिलेटेड कंडीशन है, AP में ही होता है कि कुछ ट्वाइस और बाकी 2 का सम, इस टाइप की कंडीशन AP से रिलेटेड होती है, तो थोड़ा आइडिया लग गया, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 2/b इक्वल आ जाएगा 1/c प्लस 1/a, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1/a 1/b 1/c आर इन AP। तो देखते हैं आंसर में क्या किस तरीके से दे रखा है। तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन में थोड़ा चेंज भी किया जा सकता था, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकता था, वैसे है नहीं, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा ये है कि जो ABC आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो वाली कंडीशन भी है, हो सकता है क्वेश्चन में कई बार ये वाली कंडीशन आ जाए, ये भी हम ध्यान करके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस एक्स्ट्रा कंडीशन का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके अंदर बेसिक जो था उसका हमें ध्यान रखना है, होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम हटाते हैं, क्या आ रहा है, एक मिनट को भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलस से रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन का है। चलो भाई इसको भी उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को उठाया हमने, इसको रखा यहाँ पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको क्या दे रखा है। एक फंक्शन दे रखा है y अल्फा, y अल्फा, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए और डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ होगा, देखो कैसे, क्या यहाँ पे
2 tan अल्फा प्लस कोट अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, करते हैं भाई इसको सिंपलीफाई करें बिना, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना वाई का, तो हमें सिंपलीफाई तो इसको करना ही पड़ेगा। चलो जी, लग जाते हैं सिंपलीफाई करने में। तो यह आ जाएगा 2, ऊपर अगर मैं इसको साइन कोस में लेके अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूं तो आप इस पे ध्यान करोगे, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा करके देखना, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा आएगा वो ऊपर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर अल्फा आएगा, सॉरी, और ऊपर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सिकेंड स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ये आएगा, यहाँ से 1 बाय सिकेंट स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ कोस सिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। देखते हैं अभी क्या सिंप्लीफिकेशन इससे बनता है, तो इधर कर लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू में y चल रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, और एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan 2 कोट अल्फा 2 कोट अल्फा, और इस 1 से इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा को भी हम कर लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ होल स्क्वायर ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा तभी ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, ये आ जाएगा ऐसे 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, यहाँ तक तो सभी निकाल लेंगे इसको, मुझे होल स्क्वायर की तलाश थी, यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान देना, जो आपकी बहुत कई बार मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होते हुए देखी है। एक बात नोट करना है यहाँ पे, नोट कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो याद रखना, वो एक्स के इक्वल नहीं है, वो एक तरह से मोड एक्स के इक्वल होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा। ये कब होगा? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये कब जो होगा? जब एक्स इज लेस देन जीरो। ये बात हमें पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ये हमारा ये जो फंक्शन आएगा ये इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ 1 प्लस कोट एक्स, कोट अल्फा सॉरी। हमें ये चीज़ श्योर कर लेनी है कि पॉजिटिव आंसर आए। अब ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव आंसर आने का? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे अल्फा का क्वाड्रेंट दिया हुआ है, अल्फा का इंटरवल दिया हुआ है, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ा एक बार कोट अल्फा का ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो अदरवाइज तो क्वेश्चन सिंपल ही है। अगर जिस बच्चे ने इसको 1 प्लस कोट अल्फा लिख दिया उसका आंसर गलत आ जाएगा, हो भी सकता सही आ जाए, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। अब हमें एक बात पता है, यहाँ पे अल्फा जो है हेयर अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई/4 टू पाई, इस इंटरवल में देखना हमें। अब कोट का ग्राफ हमें चेक करना पड़ेगा। इस कोट के ग्राफ में मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके दो आंसर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता तुम्हें, ये 1 प्लस कोट अल्फा होगा। कब होगा? इफ 1 प्लस कोट अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये -1 प्लस कोट अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कब होगा?
इफ 1 प्लस कोट एल्फा इज नेगेटिव। सारा कुछ 1 प्लस कोट एल्फा पे डिपेंड करता है इसके अंदर। तो उसके मुझे ग्राफ ऑफ कोट एल्फा की नॉलेज होनी चाहिए। देखो ग्राफ कैसे होता है, हम कोट एल्फा या कोट एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे जाता है। आईआईटी लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ग्राफ का यूज़ करके, हम बनाते हैं थोड़ा रफली ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पे पाई/2, बस पाई तक का ही बना लेते हैं, हमारा काम पाई से ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये कोट और टेन के ग्राफ में इस तरीके से लाइन होती है और ये आएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कोट का ग्राफ यहाँ से जाता हुआ और ये ऐसे आता है। ठीक है, ये कोट एक्स का ग्राफ होता है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू इसकी -1। जो ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, इनकी ज़रूरत है फिलहाल इस क्वेश्चन में, 1 से रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये होते हैं हमारे पास, ये वाला पॉइंट होगा एक तरह से यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट होता है पाई/4, ये होता है पाई/4। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये होता है -3 पाई/4, सॉरी माइनस नहीं, +3 पाई/4। 3 पाई/4 पे कोट की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। हमारा जो इंटरवल दे रखा है वो देखो ये वाला इंटरवल दे रखा है, ये यहाँ से लेके इस इंटरवल के अंदर ये इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल के अंदर जो हमारे पास जो इंटरवल है, यहाँ पे हमारा जो गिवन इंटरवल है, इफ एल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई/4 टू पाई, आप देख रहे हो इस इंटरवल के अंदर जो ये हमारे पास कोट की वैल्यू, ठीक है, जो रेड लाइन में है, ये कोट की वैल्यू -1 से छोटी आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है, -1 से छोटी है। हमें क्या पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास इस इंटरवल के अंदर कि जो कोट एल्फा जो है वो क्या है, लेस देन, ऊपर इंटरवल है तो लेस देन क्या है, -1 है, -1 से लेस है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस कोट एल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। अब अगर ये लेस देन 1 आ गया, अगर ये लेस देन 1 आ गया, ये वाला केस हो गया इसके अंदर, तो दैट मीन्स हमारा जो ये वाई अल्फा जो चल रहा था, यही इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे कुछ भी नहीं है। तो जो वाई अल्फा है वो हो जाएगा -1 प्लस कोट अल्फा। पूरे पार्ट को एक बार दोबारा से आप सुनना, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा गया, मेन काम हमने कर लिया, बस हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है 5 पाई/6 के ऊपर। ठीक है, जिस बच्चे ने 1 प्लस कोट एल्फा लिख दिया उसका गलत हो जाएगा। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, dy/d एल्फा इक्वल हो जाएगा -1, अलग अलग कर लेते हैं इसको, कोई नहीं, कितना आ जाएगा ऐसे, -1 माइनस कोट एल्फा, -1 का तो 0 और कोट एल्फा का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एल्फा, तो एक तरह से प्लस का हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एल्फा। तो ये आ जाएगा ऐसे, हमें फाइंड करना है 5 पाई/6 पर कोसिकेंट स्क्वायर 5 पाई/6, कहाँ पे, एट एल्फा इक्वल टू 5 पाई/6। ठीक है, अब ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से कोसिकेंट 5 पाई/6 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 2, कोसिकेंट 5 पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी +-2 आएगी, वैसे तो प्लस का 2 होती है, तो आप अपने समझने के लिए कह सकते हो कि 2 आए चाहे -2 आए, हमें मतलब नहीं है, बाकी इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और 2 का हम स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 4 है, देखते हैं 4 कौन सा ऑप्शन है इसका, 4 इज ऑप्शन 1। ठीक है, काफ़ी चीज़ सीखी इसके अंदर। जो ग्राफ की नॉलेज है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ की नॉलेज है वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आती, इसी तरीके से एग्जाम में आ जाती है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
ग्राफ की नॉलेज ज़रूरी है। जिस बच्चे ने इसका ये चीज़ नहीं समझी कि इसका क्या यूज़ है, कि जो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 3π/4 से पाई है, इसका यूज़ आपको समझना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक भी कह सकते हैं इसको, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन भी कह सकते हैं। देखते हैं क्या यूज़ होता है, करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। चलो भाई इसको देखते हैं क्या दे रखा है। y = mx+4, दो पैराबोला की टेंजेंट दे रखी है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, हम कोनिक सेक्शन का यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। मैं बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं इसको। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, किसी पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। यूजिंग, क्या इसका यूज़ है, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। किसी पैराबोला के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, कैसा पैराबोला, y - k², ठीक है, जनरल फॉर्म है 4ax - h। ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन होती है इज y - k, याद रखने के लिए स्क्वायर हटा दो इधर से, तो इज इक्वल्स टू m, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, x - h प्लस a/m, ये हो जाएगा। डायरेक्ट भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो कोनिक सेक्शन की जो अब इसका पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन के बेसिक्स पढ़ोगे, सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, उसके अंदर मिलेगा आपको ये, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट वाले पे हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहली बात तो जो गिवन टेंजेंट है उसको देखते हैं, वहाँ से स्लोप आ जाएगा ना। गिवन टेंजेंट है हमारे पास, दोनों ही कर्व्स की है, y = mx+4। तो स्लोप तो यहाँ से पता चली गया है, यहाँ से इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप तो हमें m पता चली गया है, ठीक है। अब यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y² = 4x, इसकी टेंजेंट कैसे होगी, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो h और k तो जीरो है, या बाकी h और k के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सीधा यहीं से चलते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको हटा दो, इधर तो आ जाएगा y, जैसे मर्जी समझो, एच के को जीरो ले लो, चलो। और यहाँ से अगर मैं इस पैराबोला को 4a से इसको कंपेयर करूँ, 4 को कंपेयर करूँ, तो एक तरह से a1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1, h की वैल्यू होगी 0, और k की वैल्यू भी क्या होगी 0, और स्लोप m दे ही रखा है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सारी चीज़ें। y की वैल्यू आ जाएगी mx प्लस a1 है 1/m, ये आ जाएगी हमारी, जो ये पहले वाला जो पैराबोला है इसके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इट विद गिवन टेंजेंट। गिवन टेंजेंट है y = mx+4, ठीक है। mx+4 से अगर आप कंपेयर करोगे तो सारी चीज़ें ठीक है, 1/m4 के इक्वल आ जाएगा, विच गिव्स 1/m = 4, तो दैट इज m = 1/4। m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 1/4, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ तो बड़े आगे देखते हैं। IIT के जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी सिंगल कॉन्सेप्ट से नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है भाई, 100 मार्क्स के हो गए, तो 100 मार्क्स ऐसे ही नहीं होता कि कई बार हम सोचते हैं छोटी छोटी ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। कई चीज़ें यूज़ होती है उसके अंदर। अभी तो एक चीज़ हमने m फाइंड किया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो जो इक्वेशन आ जाएगी हमारी, m की वैल्यू आ गई,
अब उसके बाद हम करते हैं ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी की टेंजेंट की भी होगी, मतलब हम इक्वेशन को अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, दैट इम्प्लाइज एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हो जाएगी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस 4 इज टेंजेंट टू, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी वो है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2by, ये इसकी भी टेंजेंट है। अब इसको कैसे यूज़ करें, इसको यूज़ करेंगे, टेंजेंट है तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ, टेंजेंट की एक कंडीशन और भी रहती है कि अगर कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट है तो इन दोनों को सोल्व करो, मतलब y की वैल्यू x के लिए उठा के पुट करो और वहाँ से एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। सर्कल और इन पे हम कर सकते हैं, कॉनिक सेक्शन की सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की होती है, उसके अंदर हमेशा क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी और उसके अंदर जो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन हम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स होंगे तभी, क्योंकि अगर मान लेते हैं टेंजेंट कब होती है, किसी भी कर्व को लाइन कोई टेंजेंट एक पॉइंट पर काटती है, तो जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जाएगा तो क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। वन सॉल्यूशन कब आता है, जब डी जीरो के इक्वल होता है, कंडीशन लगा देते हैं डी इक्वल टू जीरो वाली, तो टेंजेंट के केस के अंदर है ये, तो उठा के हम पुट करते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर पुट y इन पैराबोला, पैराबोला के अंदर y पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा यहाँ से 2b, y की जगह आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस 4, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे 2 आएगा bx, ये ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 2x स्क्वेयर माइनस bx माइनस 16, ठीक है, माइनस 16 b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, तो d आ जाएगा यहाँ से माइनस बी स्क्वेयर, मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू माइनस 16b, ठीक है, तो विच गिव्स, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वेयर प्लस 128 b इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट याद रखना इस कंडीशन को, ये भी यूजफुल कंडीशन है। टेंजेंट की कंडीशन होती है कि d को जीरो पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से b की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी और माइनस 128 आ जाएगी, ठीक है। तो b इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, पैराबोला ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, b इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, तो दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 128। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई कॉनिक सेक्शन का ये, जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उनको आपको अच्छे से उनके नोट्स बना लेने चाहिए। माइनस 128 मतलब ऑप्शन थर्ड, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर सभी को, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पी इज अ प्लेन, ठीक है भाई, 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, तो अभी बताता हूँ। क्वेश्चन उठा लिया हमने, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहले तो लिख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, 3 पॉइंट से प्लेन पास करता है उसकी इक्वेशन, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई लेवल की का फॉर्मूला होता है ये तो ये तो सबको पता ही होगा। क्या होगा यहाँ से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, अलग अलग वर्जन भी है इस फॉर्मूले के, वाइट जैसे मर्जी आप इस फॉर्मूले को लगाना, हमें तो सिर्फ प्लेन की इक्वेशन चाहिए,
Z2 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये यूज़ होगा। एक जो नई चीज़ है इसके अंदर, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से तो आपका सीबीएसई लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर 6 मार्कर में अगर ये सीबीएसई में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दे रखा, 3 पॉइंट दे रखे हैं। आर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की इस प्लेन के ऊपर इमेज फाइंड करनी है। 6 मार्कर में आता है सीबीएसई के अंदर, पर इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है देखते हैं हम। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, काम का रिजल्ट है ये। रिजल्ट ये है इसके अंदर, किसी भी पॉइंट की, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई गिवन प्लेन है, नोट कर लेना इसको भी। गिवन प्लेन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। एक कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं, चलो आर ही ले लेते हैं, x1 y1 z1। ठीक है, हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, उसका रूल रहता है कि ये होता है x माइनस ये वाले पॉइंट x1, नीचे आएगा a, प्लेन की डायरेक्शन रेशो, इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल z माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये सारे इक्वल होंगे। इस पॉइंट को उठा के प्लेन में पुट कर दो। ठीक है, याद रखने का तरीका, ये पॉइंट को उठा के प्लेन में पुट कर देंगे। ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी ऊपर चला गया ये, माइनस डी, और अपोन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये तो हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यूज कैसे करते भी पता चल जाएगा। और ऐसे ही इमेज का जो फॉर्मूला है, इमेज के फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें तो ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और इधर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस, और ये सारा सेम जो था सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करने का मतलब के लिए सबसे पहले मुझे प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। पॉइंट तो दे ही रखा है, बस इन तीनों पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। यहाँ से देखो प्लेन की इक्वेशन कैसे, ये तो हमारा सीधा ही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं सबसे पहले तो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। आईआईटी करने के लिए भाई सीबीएसई तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। अब तुम सीबीएसई के फॉर्मूला में भी उलझे रह जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा। पहले वाला पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास ये क्या 210 है, तो ये आ जाएगा ऐसे x माइनस टू वाई माइनस वन एंड जेड। ठीक है, फिर इन पॉइंटों में से दूसरे पॉइंट में से पहला माइनस करके सेकंड रो में लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 2 0 1। फिर तीसरे में से पहला माइनस करके यहाँ लिखेंगे, तीसरे में से दूसरा ही माइनस कर सकते थे। ठीक है, जो मर्जी कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस वन एंड 1 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन थी। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए अब डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू वन। ठीक है, अपना करके देखना जैसे मर्जी तुम करो, माइनस वाई माइनस वन, और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस वन। ठीक है ना, वाई माइनस वन और प्लस जेड, और अंदर आ जाएगा माइनस टू इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, x प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। प्लेन की इक्वेशन तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है फॉर्मूला यूज़ करने की। नाउ फॉर इमेज,
इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला रिजल्ट। कैसे करते हैं, x माइनस पॉइंट है हमारे पास, ये तो आ गया, प्लेन ये आ गया, और जो पॉइंट है जहाँ से हमें इमेज फाइंड करनी है वो दे रखा है 216, इमेज है 216, ठीक है, इमेज के लिए। अब यहाँ से हम करते हैं, तो पॉइंट पुट करें, कितना आ जाएगा, x माइनस, पहले तो पॉइंट रख लो ऊपर, x माइनस 2, y माइनस 1, z माइनस 6, और नीचे आते हैं प्लेन के डायरेक्शन रेशोज, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 माइनस 2, और राइट में क्या आता है ट्वाइस, और ये पॉइंट उठा के प्लेन में पुट कर दो, ये आ जाए 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 12, ठीक है, 3 माइनस 12 दैट इज माइनस, और इधर से माइनस 3 भी आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 12, और ये 3 भी इधर ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान नहीं किया मैंने, माइनस डी भी इधर ही रहता है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आता है, सॉरी एक चीज़ भाई गलती होगी फॉर्मूले के अंदर, स्क्वायर रूट नहीं आता है, ये भी, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आता, मुझे अब ध्यान आया, स्क्वायर रूट इसमें नहीं आता है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसके अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी, बल्कि स्क्वायर रूट की जगह एक चीज़ मुझे ध्यान नहीं लगानी, इसमें नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, वो स्क्वायर रूट इस वाले में नहीं आता। आप एक चीज़ अपडेट कर लेना भाई, सॉरी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस साइन आता है, स्क्वायर रूट नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस साइन आएगा बल्कि, ठीक है, ये -2 लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, और यहाँ से -12, ये आ जाएगा 24 अपॉन 6 दैट इज़ 4। ये किसका क्या बेनिफिट है, अब x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 6 आएगी, और y की वैल्यू सबको 4 के इक्वल रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -8 प्लस 6 दैट इज़ -2, ठीक है, तो इमेज आ जाएगी, इमेज आ जाएगी 6 5 -2, कोई और फॉर्मूला ध्यान आ गया था मेरे को, ठीक है, तो इसलिए गलती हो गई, वो ध्यान देना इसके ऊपर। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 6 5 -2, देखते हैं ऑप्शन के अंदर, पॉइंट है हमारे पास 6 5 -2, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ और बातें बताइए, फॉर्मूले, ये इमेज का एक तरह से शॉर्टकट फॉर्मूला है, यूज़ होता है ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, 5 वेक्टर्स का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। अच्छा पेपर आया था जो हमारा 7 जनवरी का जो है ये IIT का। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है देखते हैं भाई। एक वेक्टर दे रखा है, चलिए जी, एक वेक्टर है, एक कैप इसके ऊपर नहीं लगा रखी, कैप हम लगा लेते हैं, चलो मिस प्रिंट हो रहा होगा कुछ, ये IJ के ऊपर कैप तो होनी चाहिए ना, चलो भाई कैप और भी गई हैं, ये रही कैप, ये रही कैप, चलो एक वेक्टर दे रखा है, ये तो ठीक है, रियल नंबर पे है, कोई नहीं, इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में लाई करा, मतलब तीनों वेक्टर को प्लेन है। चलो भाई इसका देखते हैं यूज कब होगा, तो मेन बात देखो ये दे रखी है भाई, ए वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो मतलब CBSE लेवल पे, बाकी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैसे तो इसके ऊपर पूरी थ्योरी है, पर फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या यूज़ होगा। दो वेक्टर, कोई भी वेक्टर है मान लेते हैं, ठीक है, कंडीशन समझना, एंगल बाइसेक्टर, ये बात नोट करना, एंगल बाइसेक्टर
ऑफ, डायरेक्ट काम आ जाता है रिजल्ट ये, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर की टर्म से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा, आर अलोंग, दो दो एंगल होंगे, एक इंटीरियर एंगल का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल का होगा, ठीक है। आर अलोंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किन के अलोंग होता है, ये अलोंग होते हैं ए कैप प्लस बी कैप, मतलब यूनिट वेक्टर बना के ऐड करना है हमें, एंड ए कैप माइनस बी कैप, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर हमें फाइंड करने हो तो उनकी डायरेक्शन पता होती है हमें, वो इनके अलोंग होते हैं। मतलब कि ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ, बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर, उनको ऐड कर दो, उनको ऐड करने पे जो वेक्टर आएगा, दो एंगल बाइसेक्टर है इस वेक्टर के पैरेलल होंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं अलोंग मतलब पैरेलल होंगे, हम ये कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी आर पैरेलल टू आर पैरेलल टू ए कैप प्लस बी कैप एंड ए कैप माइनस बी कैप, ऐसा हम कह सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट यूज होता है कई बार ये, यहाँ पे भी ये यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को समझेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें जो ए वेक्टर है वो बी और सी के बीच का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये नहीं पता कि कौन से वाला इंटीरियर एक्सटीरियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए कैप, सॉरी बी कैप, क्योंकि बी और सी के पैरेलल है तो बी कैप प्लस सी कैप के पैरेलल होगा, या फिर जो ये ए वेक्टर जो होगा ये पैरेलल होगा बी कैप माइनस सी कैप के, ठीक है। ये ऊपर जो बात लिखी है इसके अकॉर्डिंग, तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि जो ये जो ए वेक्टर है वो इक्वल होगा एक्स, मतलब कोई भी स्केलर, स्केलर टाइम्स ऑफ बी कैप प्लस सी कैप, या फिर ए वेक्टर जो है वो इक्वल होगा वाई टाइम्स ऑफ बी कैप माइनस सी कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर, अब करते हैं टेकिंग, पहले वाले केस को ले लेते हैं, टेकिंग ए वेक्टर इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी कैप प्लस सी कैप, वैल्यू पुट करते हैं, एक्स तो बाहर रह जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या कहाँ गया अभी हमारे पास, ये रहा, सॉरी बी वेक्टर क्या है आई प्लस जे, तो यूनिट वेक्टर बनाना है ना इसको, बी वेक्टर बी कैप वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ऐसे आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका आएगा √2, ठीक है, प्लस दूसरे वाला वेक्टर आई माइनस जे प्लस 4k, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 + 1 2 + 16 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए कैप वेक्टर जो है वो इक्वल आ जाएगा, मतलब ए वेक्टर जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स इंटू, ये आएगा 3√2, एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पे 3√2, और यहाँ से आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस आई माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ कर लेते हैं चलो इसको, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स 3i प्लस आई, ये आ जाएगा ऐसे 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 3√2 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स बाय 3√2 4i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन, अपॉन तो कुछ आ ही नहीं, बाहर निकाल लिया हमने। अब ये किससे कंपेयर करना चाहिए हमें इसको, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल दे रखा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ए वेक्टर दे रखा है अल्फा आई, ये वेक्टर दे रखा है अल्फा आई प्लस 2j
प्लस बीटा के प्लस बीटा के। तो एक कोफिशिएंट जो जे वाला कोफिशिएंट है उसका यूज़ करके वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस वेक्टर से इसका कंपेयर करें क्योंकि ये भी ए वेक्टर ही है। तो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 2x, क्योंकि इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा जे के साथ कोफिशिएंट आएगा 2x/3√2 और यहाँ से कोफिशिएंट है 2। तो दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√2। एक्स की वैल्यू 3√2 आ गई। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास जो ये ए वेक्टर था उसकी वैल्यू आ जाएगी, ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ से ये, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब आप 3√2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 4i कैप प्लस 2j कैप। अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई एक तरह से, मुझे पूरा ही ए वेक्टर यहाँ पे पता चल गया। ए वेक्टर का ही पता लगाना था क्योंकि सारे ऑप्शन ए वेक्टर पे डिपेंड है। देखें, ठीक है ना, सारे ऑप्शन जितने भी हैं वो ए वेक्टर पे डिपेंड है। तो एक बार चेक करते हैं चारों ऑप्शन ए वेक्टर का के साथ। ए वेक्टर का हम करेंगे चारों ऑप्शन एक बार चेक करेंगे, ए वेक्टर डॉट के, ठीक है, +4 क्या आएगा ऐसे, के साथ डॉट करेंगे बाकी जीरो हो जाते हैं, पता होगा ये सेट करेंगे बस ये वाला आएगा। ठीक है, के को के डॉट के 1 होता है ये। अपने मेथड से जैसे भी आप करके देखना, ये आ जाएगा 4+4। ठीक है, वो तो जीरो नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन भी नहीं हुआ सेटिस्फाइड। ऐसे ही ए डॉट के +2, दूसरा क्या है ए डॉट के +2, ये भी नहीं होगा। ए डॉट के +2, ये भी क्या आएगा ऐसे 4+2 6, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ए डॉट आई +1, ए डॉट आई ए डॉट आई +1, ये कितना होगा 4 होगा, ये भी 4+1 5, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट है ए डॉट आई, क्या है लास्ट में, ए डॉट आई +3, ए डॉट आई +3, ये भी कितना आएगा 4+3 7, कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये वाला केस जो है सेटिस्फाइड, कोई सा भी ऑप्शन इसका सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, नो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वेक्टर। पर अभी तो हमारा एक केस और भी तो रह रहा है ना, दूसरे वाला केस भी था। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर, अभी तो एक केस हुआ, इसको हम आंसर नहीं कह सकते। अब दूसरा केस क्या है, जो ए वेक्टर जो हमने लिया था वो वाई टाइम्स ऑफ क्या लिया था, बी कैप माइनस सी कैप, ये भी तो एक ऑप्शन था। दूसरे वाला यहाँ से लेके चलते हैं, वाई टाइम्स ऑफ आई प्लस जे अपॉन √2, ठीक है, माइनस सी, सी वेक्टर था हमारे पास आई माइनस जे +4k अपॉन √18, ये इसके अंदर आ जाएगा। ये आ जाएगा ऐसे y, ये आ जाएगा i प्लस जे अपॉन √2, यहाँ से आएगा i माइनस जे +4k अपॉन 3√2। ठीक है, पिछले वाले की तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इम्प्लाइज ये इक्वल आ जाएगा, यहीं कर देते हैं सॉल्यूशन। ये आ जाएगा ऐसे y, चलो थोड़ा सा मैं एक स्टेप एडवांस ले लेता हूँ, 3√2 बाहर भी ले लेता हूँ, एलसीएम लेने से ये आ जाएगा यहाँ से 3i प्लस 3j माइनस आई प्लस जे, ठीक है, माइनस आई प्लस जे माइनस 4k, यहाँ से आ जाएगा y अपॉन 3√2, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 2i प्लस 4j माइनस 4k, ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से
2 कॉमन ले आओ बाहर, 2y अपॉन 3√2, ये आएगा यहाँ से i प्लस 2j माइनस 2k। अगेन वही कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स विद गिवन ए वेक्टर, गिवन ए वेक्टर से अगर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इस बार वही जे वाला कोफिशिएंट ही कंपेयर किया जा सकता है। तो इस बार इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक तरह से, ये इस बार ये वाला 1 के इक्वल आएगा, 2y अपॉन 3√2, ठीक है। और चलो ये 2 भी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, और उधर से किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे y की वैल्यू आ जाएगी 3√2 अपॉन, वैसे इसकी कोई रोल नहीं है y की वैल्यू का, अपॉन 2। इसके अंदर पुट करोगे तो वही चीज़ है, यहाँ से इसके अंदर पुट करोगे इसके अंदर, तो दैट मीन्स जो हमारा जो ए वेक्टर है वो इक्वल आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, ये आ जाएगा, ठीक है, i माइनस 2j माइनस 2k। अगर आप देखोगे इसके अंदर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करे होगा यहाँ पे। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा, a डॉट के, ठीक है, a डॉट के प्लस 2, ये वाला अगर ऑप्शन आप देखते हो, ऑप्शन सेकंड है ये शायद, क्योंकि एक प्लस पहले वाले में 4 था, दूसरे वाले में 2 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी अगर ए वेक्टर की के के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा -2। एक बार करके देखना क्यों आ रहा है, +2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। चलो जी, इस पार्ट में इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ओके, थैंक यू।